अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। तो साथियों, कैसे आप सब लोग। आज के इस वीडियो में हम सोल्जर टेक्निकल का एक ओरिजिनल सा क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं। तो देखते हैं कि इसमें आपका स्कोर कहां तक जा पहुंचेगा। और टेक्निकल की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे इसमें जो फिजिक्स केमिस्ट्री पूछी जाती है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको यहाँ पे पता लगने वाला है। आप में से जितने भी लोग अग्निवीर के एस्पिरेंट्स और यहाँ पे टेक्निकल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को एंड टू एंड जरूर देखना। और आपको बताता चलूं कि आपकी स्क्रीन पर जो 3 डॉट्स नजर आ रहे हैं राइट साइड में टॉप साइड पर, तो अगर आप उन पर क्लिक करोगे तो वहां पे आपको क्वालिटी का ऑप्शन दिखाई देगा। जिनकी क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है, पेपर क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, तो वहां से आप एचडी मोड में रख लेना, आपके वीडियो की क्वालिटी एचडी क्वालिटी में आ जाएगी। और यहाँ पे मैं आपको पेपर्स एज इट्स क्यों दिखा रहा हूं, ताकि आप अच्छी तरह से देख पाओ और आप अच्छी तरह से ये जान पाओ कि हाँ बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। अदरवाइज मैं इनको टाइप भी कर सकता था, लेकिन टाइप करने में और ओरिजिनल पेपर को देखने में कुछ अलग ही मजा होता है, कुछ अलग ही फीलिंग आती है। दैट इज वाई मैं यहाँ पे ओरिजिनल पेपर करा रहा हूं। तो यहाँ पे फिलहाल मैं कोशिश करूंगा जितने भी क्लियर पेपर होंगे उनको मैं एज कराने की कोशिश करूंगा। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे हम अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं पेपर की, तो धनपुर का ये पेपर है। यहाँ पे देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जीके के पोर्शन में क्या पूछा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूएनओ लोकेटेड। सबसे पहले आपको नोट डाउन कर लेना है यूएनओ की फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछा गया है। कहां पे इसका हेडक्वार्टर, पेरिस में, लंदन में, न्यूयॉर्क में या न्यू दिल्ली में। तो अगर मैं यूएनओ की बात करूं तो न्यूयॉर्क, दैट इज सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, नेम द इंडियन हु बिकम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो ऐसे इंडियन कौन थे जो कि गवर्नर जनरल बने, ठीक है ना। तो यहाँ पे बी आर अम्बेडकर, सी राजा गोपालाचार्य, जवाहरलाल नेहरू एंड यहाँ पे अली मिर्जा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं सी राजा गोपालाचार्य की, ओनली इंडियन गवर्नर थे जो कि इंडिया के गवर्नर बने, ठीक है ना, गवर्नर जनरल इंडिया के बने। तो यहाँ पे बी पार्ट सी राजा गोपालाचार्य हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देख सकते हो कि तीसरा प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, टीपू सुल्तान वाज द रूलर ऑफ। तो टीपू सुल्तान, इसके रिगार्डिंग एक सीरियल भी चल रहा था। आई थिंक उस वक्त मैं छोटा था जब मैं ये देखता था, पता नहीं इस टाइम है कि नहीं है, लेकिन मैंने देखा है इसका सीरियल। घोड़े पे सवार होके आता था, बहुत ही मजा था उस सीरियल में। आई थिंक मुझे लगता है कि 5-6 साल पुरानी बात है ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मैं टीपू सुल्तान की बात करूं, ये कहां का रूलर था, ये मैसूर का रूलर था। दैट मीन सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। और टीपू सुल्तान को लायन ऑफ मैसूर के नाम से भी जाना जाता है, ये आप नोट डाउन कर लेना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, चौथे प्रश्न की, यहां पे आप देख सकते हो, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नोन एज लायन ऑफ पार्लियामेंट। तो आपको बताना है कि इनमें से लायन ऑफ पार्लियामेंट के नाम से किसे जाना जाता है। यहां पे देखिए अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, लाला लाजपत राय या जे प्रकाश नारायण। तो यहां पे अगर मैं बात करूं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, तो इसे जो है लायन ऑफ पार्लियामेंट के नाम से भी जाना जाता है। और अगर मैं लाला लाजपत राय की बात करूं, इसे जो है लायन ऑफ पंजाब के नाम से जाना जाता है। ये आप नोट डाउन कर लेना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए रह सकता है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट्स क्वेश्चन नंबर 5 पे, व्हाट इज जीरो आवर। तो यहाँ पे जो है पॉलिटी के रिगार्डिंग क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। जीरो आवर क्या है, टाइम फॉलोइंग क्वेश्चन आवर इन पार्लियामेंट, टाइम टू गो स्लीप, टाइम टू वेक अप आफ्टर स्लीप या 1 PM। तो यहां पे अगर मैं बात करूं टाइम फॉलोइंग क्वेश्चन आवर इन पार्लियामेंट, ए पार्ट हमारा सही आंसर होगा। ये आपको अच्छी तरह से नोट डाउन कर लेना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। यहाँ पे सेक्शन बी लॉजिकल रीजनिंग है, चलिए आप खुद से कर लेना, लेकिन यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं पूछा गया। देखिए सिंपल क्वेश्चन है। अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन की बात करूं, इफ पी मीन्स प्लस, क्यू मीन्स मल्टीपल, टी मीन्स डिवाइड एंड वी मीन्स माइनस। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू आपको दिया गया है, इसका अपना अपना वैल्यू आपको पुट करना है। जैसे कि 18p, 18p का मतलब क्या है, p का मतलब है यहाँ पे, p का मतलब है प्लस, 18 प्लस उसी के बाद है 12, ठीक है ना। तो इसी तरह से आपको अपना अपना वैल्यू पुट करना है, लेकिन उसके बाद ये जब आप इसको सॉल्व करना है, लेकिन बॉड मास का रूल आपको अप्लाई करना है। ये यहाँ पे आप याद रख लेना, ठीक है ना। यहाँ पे खुद से कर लेना, आप टाइम ज्यादा कंज्यूम हो जाएगा। वैसे भी ज्यादा डीप नहीं पूछेंगे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। फ्रॉम द गिवन ऑप्शन कंप्लीट द सीरीज। देखिए यहाँ पे आपको सीरीज कंप्लीट करनी है, कितना इजी क्वेश्चन है। 1/2, 3/4, 5/8, 7/16। क्या दिया गया है, 1/2, उसके बाद 3/4, उसके बाद 5/8, उसके बाद
7 डिवाइड बाई 16। आपको बताना है कि इसके बाद क्या आएगा। देखिए अगर आप गौर से देखोगे यहाँ पे 1 है, उसके बाद 3 है, दैट मीन +2 हुआ है, उसके बाद 5 है +2 हुआ है, उसके बाद 7 है +2 हुआ है, उसके बाद क्या आएगा, +2 होगा 9 आएगा। यहाँ पे 2, 4, 8, 16, दैट मीन 2 का डबल हुआ है 4, 4 का डबल हुआ है 8, 8 का डबल हुआ है 16, 16 का डबल होगा, यहाँ पे क्या आएगा 32, दैट मीन 9 डिवाइड बाई 32 इसका सही आंसर होगा। है कहीं पे बी पार्ट है तो बी पार्ट हमारा सही प्रश्न होगा। इसी तरह से ये 8वां प्रश्न है, ये सीरीज आपको कंप्लीट करनी है। यहाँ पे कोडिंग जो मतलब वैल्यू है अपना अपना वैल्यू हर एक को पुट करना है, तो इजी क्वेश्चन है, ज्यादा यहाँ पे रीजनिंग ज्यादा डीप नहीं पूछी जाती है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो कितने इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर मैं सीरीज की बात करूं, यहाँ पे सीरीज को आपको कंप्लीट करना है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, एट 20 बैट 40 कैट किसके बराबर होगा, इजी सा क्वेश्चन है। देखिए ए का अपना वैल्यू क्या है 1 है, बी का अपना यहाँ पे ए टी है, दैट मीन ए का भी अपना वैल्यू 1 है, दूसरे ए का भी 1 है, और टी का क्या है 20 है, ठीक है ना। ये किसके बराबर दिया गया है, 20 के बराबर दिया गया है। तो इसको किस तरह से हम 20 में ला सकते हैं, इनका मल्टीपल किया गया है 20 × 1 20 20 × 1 20, ठीक है ना। पहले अपना वैल्यू ढूंढना है, उसके बाद उनको मल्टीपल करना है। उसी तरह से बैट का अपना वैल्यू क्या है, बी का 1 है, ए का 2 है, टी का 20 है ना। इनको मल्टीपल करो, 20 × 2 40, 40 × 1 40, तो यहाँ पे 40 आएगा। तो आपको कैट बताना है, सिंपल। सी का वैल्यू क्या है 3 है, ए का क्या है 1 है, टी का क्या है 20 है, लेकिन इनको मल्टीपल करना है, 20 × 1 20, 20 × 3 60, तो 60 हमारा राइट आंसर होगा, डी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसी तरह से आपको करने हैं, ज्यादा यहाँ पे डीप नहीं पूछा गया, रीजनिंग वगैरह बिल्कुल इजी पूछी जाती है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगर मैं थर्ड पोर्शन की बात करूं, दैट इज यहाँ पे जो है फिजिक्स का पोर्शन है, तो इसमें जो है इसमें भी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो किस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। यहाँ पे देखिए अगर मैं 11 नंबर क्वेश्चन की बात करूं, फिजिकल क्वांटिटी ऑफ डैश इज मेजर्ड इन वाट। यहाँ पे सिंपली आपसे देखिए क्या पूछा गया है, आपसे सिंपली ये पूछा गया है कि जो मेजरिंग यूनिट है वाट, वो किसका है ना। लेकिन यहाँ पे थोड़े बहुत क्वेश्चंस की लैंग्वेज चेंज की गई है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, पावर, यहाँ पे मोमेंटम या इम्पल्स। तो अगर मैं पावर की बात करूं, इसका यूनिट क्या है वाट है ना, तो इसी तरह से फिजिकल क्वांटिटी ऑफ डैश इज मेजर्ड इन वाट, तो यहाँ पे पावर हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद देखिए 12वां प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा गया है, मैग्नेटिज्म एट द सेंटर ऑफ ए बार मैग्नेट इज। तो वो क्या होता है, क्या हाफ ऑफ द पोल, मैक्सिमम, मिनिमम या 0, तो वो 0 होता है, दैट मीन डी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हेन आइस मेल्ट्स इट्स डेंसिटी। अगर जब आइस मेल्ट होता है तो उसकी डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या वो 0 हो जाती है, क्या वो सेम रहती है, ठीक है ना, डिक्रीज होती है कि इंक्रीज होती है। जब आइस मेल्ट होता है तो उसकी डेंसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है, दैट मीन डी पार्ट हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, एल्युमिनियम, टेलीविजन, टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप। तो यहां पे अगर मैं बात करूं टेलीस्कोप की, तो टेलीस्कोप जो है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स देखने के लिए यूज में लाया जाता है जो बहुत ही ज्यादा दूर होंगे। लेकिन अगर मैं बाइनोकुलर्स की बात करूं तो वो भी जो है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन किसी हद तक, किसी रेंज तक, ठीक है ना। लेकिन टेलीस्कोप में रेंज बहुत ही ज्यादा होती है, यह आप अच्छी तरह से याद रख लेना। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, दैट्स क्वेश्चन नंबर 15। इन ए सर्किट वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड। तो किस अंदाज में जो है वोल्टमीटर सर्किट्स में कनेक्ट किया जाता है, पैरेलल में, सीरीज में, ट्रायंगुलर में या आइदर सीरीज और पैरेलल। तो यहां पे अगर मैं बात करूं वोल्टमीटर की सर्किट में से पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, दैट मीन ए पार्ट हमारा सही आंसर होगा। यह आपको अच्छी तरह से नोट डाउन कर लेना है। इसके बाद आ जाते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली इज। क्या होना चाहिए, डबल वेट, हाफ ऑफ वेट, 0 या इक्वल टू मास। तो यहाँ पे सी पार्ट जितने भी लोग यहाँ पे 0 कह रहे हैं, बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे 17वां प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज। तो एक्सेलरेशन का यूनिट आपसे पूछा जा रहा है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसके बाद मीटर पर सेकंड, जूल या न्यूटन।
तो यहाँ पे अगर मैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर की बात करूं तो यहाँ पे ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है ना। और आपके लिए क्वेश्चन है, आपको बताना है कि मीटर पर सेकंड किसका है, किसका यूनिट है, जूल किसका यूनिट है और न्यूटन किसका यूनिट है, ये आपको बताना है। और जितने भी लोग यहाँ पे चैनल पे नए हैं, पहली बार चैनल पे विजिट किया है, आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज एंड प्लीज, चैनल आपकी अपनी चैनल है, यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोस प्रोवाइड करवाए जाएंगे और ढेर सारे वीडियोस इसी तरह से ओरिजिनल पेपर्स के आपके प्रोवाइड करवाए जाएंगे। चाहे आप क्लर्क के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जीडी की, ट्रेड्समैन की, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन क्यों ना कर रहे हो, यहाँ पे फिलहाल हम इंडियन आर्मी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। इसके अलावा भी हमने बहुत कुछ पढ़ा के रखा है। आप एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना, जो प्लेलिस्ट है वहां पे ढेर सारे ओरिजिनल पेपर्स पड़े हुए हैं, अग्निवीर के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां पे एक बार जरूर विजिट कर लेना। और जितने भी लोग चैनल पे नए हैं, एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ बेल आइकन पे प्रेस करना ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 18। A gas is enclosed in a container which is then placed on a fast moving train. The temperature of gas डैश। तो यहां पे क्या पूछा जा रहा है, अगर गैस को एंक्लोज किया जाएगा, कवर किया जाएगा, किसी कंटेनर में उसको रखा जाएगा, फिर उसे जो है फास्ट मूविंग ट्रेन में रखा जाएगा, तो उस गैस के साथ क्या होगा, उसके टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है ना। क्या वो सेम रहेगा या टेम्परेचर उसका इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, या क्या उससे उसके टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो वो रिमेन अनचेंज, ठीक है ना। तो बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा, दैट मीन उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी आपको बतानी है कि इनमें से स्केलर क्वांटिटी कौन सी है, फोर्स, करंट, वेलोसिटी या वेट। तो यहां पे अगर मैं बात करूं फोर्स की, ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और करंट यहां पे हमारे स्केलर क्वांटिटी है, दैट मीन बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा, ये आपको याद रख लेना है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। यहां पे देखिए, हु इन्वेंटेड टेलीविजन। तो टेलीविजन किसके द्वारा इन्वेंट किया गया है, न्यूटन, ग्राहम बेल, वाटसन या जे.एल. बैट। तो यहाँ पे डी पार्ट जे.एल. बैट की अगर मैं बात करूं, हमारा सही आंसर होगा, बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 21, यहां पे क्या पूछा जा रहा है, ग्यास इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ग्यास किसका मेजरिंग यूनिट है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटिक मोमेंटम, मैग्नेटिक स्पीड या मैग्नेटिक इंडक्शन। तो यहाँ पे डी पार्ट आप याद रख लेना, मैग्नेटिक इंडक्शन हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे, मर्करी इज यूज्ड इन बैरोमीटर्स बिकॉज ऑफ इट। सबसे पहले ये नोट डाउन कर लेना, क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि बैरोमीटर में किसका यूज किया जाता है। बैरोमीटर में मर्करी का यूज किया जाता है, थर्मामीटर में भी मर्करी का यूज किया जाता है, ये नोट डाउन कर लेना। लेकिन यहां पे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि बैरोमीटर में मर्करी का यूज क्यों किया जाता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट की वजह से, लो मेल्टिंग पॉइंट की वजह से, हाई मेल्टिंग पॉइंट की वजह से या हाई डेंसिटी की वजह से। तो यहां पे जो बैरोमीटर में मर्करी का यूज किया जाता है बिकॉज ऑफ हाई डेंसिटी, दैट मीन डी पार्ट हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 23। व्हाट इज द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन। तो क्या है सरफेस टेंशन का यूनिट, न्यूटन, जूल, न्यूटन मीटर या न्यूटन इंटू मीटर। तो न्यूटन पर मीटर भी आप कह सकते हो, दैट मीन न्यूटन पर मीटर, सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 24, ये आपके लिए मैं रख रहा हूं कमेंट बॉक्स में, आपको इसका मुझे आंसर करना है क्योंकि आपके लिए भी होमवर्क रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो क्या होती है ये आपको मुझे बताना है, सोच समझ के इस क्वेश्चन का आंसर करना है। ये मैंने जानबूझ के लिए आप लोगों के लिए रखा है, ठीक है ना। अच्छी तरह से पूरा क्वेश्चन लिखना, व्हाट इज स्पीड, क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और एंड उसके नीचे जो है आंसर लिखना। डायरेक्टली आंसर मत लिखना क्योंकि जो आगे देखने वाला होगा उससे भी हेल्प मिल जाएगी, इसलिए पूरा क्वेश्चन और आंसर लिखना। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 25 यहां पे क्या कह रहा है, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू। तो 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है, यहां पे अगर मैं बात करूं 646 वाट्स की, 700 वाट्स की, 746 वाट्स की या 500 वाट्स की। तो यहां पे अगर मैं 1 हॉर्स पावर की बात करूं 746 वाट, ठीक है ना, 746 वाट्स के बराबर होता है। ये आप अच्छी तरह से नोट डाउन कर लेना। तो इसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट यहां पे क्वेश्चन पे, दैट इज सेक्शन ई पे हम आ जाते हैं, केमिस्ट्री वाले पोर्शन पे।
तो केमिस्ट्री वाला पोर्शन यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 41, व्हेन साल्ट इज एडेड टू वाटर इट्स डैश। तो यहाँ पे जब साल्ट किस में ऐड किया जाता है, वाटर में ऐड किया जाता है, तो इसके बॉइलिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या वो इंक्रीज होता है या फ्रीजिंग पॉइंट इंक्रीज होता है या बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है या बॉइलिंग पॉइंट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। जब साल्ट में क्या किया जाता है, प्योर वाटर ऐड किया जाता है, तो याद रख लेना वो जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है इंक्रीज हो जाता है। दैट मीन ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 42, व्हेन जिंक इज पुट इन कॉपर। जब जिंक को कॉपर में पुट किया जाता है, कॉपर सल्फेट में पुट किया जाता है या कॉपर सल्फेट सोल्यूशन आप कह सकते हो, जो इसका कलर होता है वो किस टाइप का बन जाता है। क्वेश्चन समझे, जब व्हेन जिंक इज पुट इन कॉपर सल्फेट, जब जिंक को कॉपर सल्फेट में डाला जाता है, रखा जाता है, तो जो कलर होता है कॉपर सल्फेट का वो उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, किस प्रकार का वो बनता है। क्या वो कलरलेस हो जाता है, ग्रीनिश बन जाता है, येलोइश बन जाता है या ब्राउनिश बन जाता है। अगर मैं बात करूं कॉपर सल्फेट की, जब उसमें कॉपर सल्फेट डाला जाता है तो उसका कलर जो है उसके साथ कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। दैट मीन उसका कलर जो है कलरलेस हो जाता है। ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है ना। याद रख लिया ना, जब कॉपर सल्फेट में जिंक का इस्तेमाल, जिंक रखा जाता है, जिंक डाला जाता है, तो उसका कलर कलरलेस बन जाता है। ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 43, आइसोटोप्स आर एटम्स शोइंग सेम। देखिए यहाँ पे जो है ना क्वेश्चंस की लैंग्वेज कुछ डिफिकल्ट बनाई जाती है, अदरवाइज बिल्कुल इजी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। लेकिन अगर मैं एज कम्पेयर टू जीडी की बात करूं तो थोड़ा बहुत जो है अच्छा खासा यहाँ पे पूछा जाता है। आई थिंक यहाँ पे ट्रेडिसमैन से भी अच्छा खासा पेपर जो है टेक्निकल का आता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, इसमें जो फिजिक्स और केमिस्ट्री का पोर्शन है ना वो इजी आता है, लेकिन इसमें जो लैंग्वेज होती है ना वो कॉम्प्लिकेटेड होती है, समझने में दिक्कत आती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिंपली आपसे पूछा गया है कि आइसोटोप्स क्या है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, आइसोटोप्स आर एटम्स शोइंग सेम एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, मास नंबर या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ना आइसोटोप्स की, आइसोटोप्स क्या है, इनमें जो एटॉमिक नंबर है वो क्या होता है, वो सेम होता है, लेकिन जो एटॉमिक मास है वो डिफरेंट होता है। अगर मैं कल के पोर्शन की बात करूं, कल के वीडियो की बात करूं जो मैंने जर्नल ड्यूटी का करवाया था, जीडी का करवाया था, तो उसमें भी जो ये क्वेश्चन पूछा गया था आइसोटोप्स के रिगार्डिंग, लेकिन उसमें जो लैंग्वेज थी वो इजी थी। यहाँ पे कुछ डिफिकल्ट बनाया गया है, तो आपको नोट डाउन कर लेना। जो आइसोटोप्स होते हैं वो क्या शो करते हैं, सेम क्या शो करते हैं, वो एटॉमिक नंबर सेम शो करते हैं और एटॉमिक मास उनका डिफरेंट होता है, ये आपको याद रख लेना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ ड्राई आइस। तो ड्राई आइस की केमिकल फार्मूला आपसे पूछी गई है, CO, CO2, H2O या H2O2। तो यहां पे अगर मैं ड्राई आइस की बात करूं तो CO2 क्या है, केमिकल फार्मूला है ड्राई आइस की। और आपके लिए होमवर्क है, आपको देखना है कि CO किसकी फार्मूला है, H2O किसकी फार्मूला है और H2O2 किसकी है, ठीक है ना। अदरवाइज मैं खुद बता देता, लेकिन खुद से भी कुछ करना चाहिए, तब जाके मजा आता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 45, गन पाउडर इज डैश क्या है। गन पाउडर आपसे पूछा गया है, गन पाउडर क्या है। क्या गन पाउडर एक एलिमेंट है, कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है या मिक्सचर है। अगर मैं गन पाउडर की बात करूं तो गन पाउडर क्या है, गन पाउडर एक मिक्सचर है। डी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। और किन का ये मिक्सचर है ये भी आप चेक कर लेना। याद रख लेना, जो सीरियस कैंडिडेट्स होंगे, अच्छी तरह से पढ़ना चाहते हैं, जो उनके लिए होमवर्क रखा जा रहा है वो आप लोगों के लिए बेनिफिट है। आप जो भी मैं होमवर्क आपके लिए रखूं जब वीडियो एंड होगा उसके बाद आप खुद से वो होमवर्क चेक कर लेना। अगर दूसरों की भी हेल्प करना चाहते हो तो फिर उसकी डिटेल कमेंट बॉक्स में लिख देना, ताकि इन फ्यूचर जो यहाँ पे आ सके वो इससे बेनिफिट उठा सके, ठीक है ना। तो अदरवाइज खुद से देख लेना। इसके बाद देखिए 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एलिमेंट्स ऑन द राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल कॉल्ड। तो यहां पे अगर मैं बात करूं पीरियोडिक टेबल की, उसमें जो राइट साइड में एलिमेंट्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। क्या वो मेटल्स हैं, ट्रांजिशन मेटल्स है, सेमी मेटल्स है या नॉन मेटल्स है। तो राइट साइड में क्या होते हैं पीरियोडिक टेबल में, नॉन मेटल्स होते हैं। दैट मीन डी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 47, एन एटम दैट के नाइदर गेन नॉर लूज इलेक्ट्रॉन्स इज सेड टू बी। तो ऐसा एक एटम, ठीक है ना, ऐसा एक एटम जो ना ही इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है ना ही इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है, तो उस एटम को क्या कहते हैं, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक, इनर्ट या एटमॉस्फेरिक। तो यहां पे अगर मैं बात करूं ऐसे एटम की जो कि ना तो इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है ना तो लूज ही करता है, उसे हम इनर्ट कहते हैं। दैट मीन सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा।
इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न यहां पे क्या पूछा जा रहा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज हैवी हाइड्रोजन एटम आर। तो यहां पे अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की, जो हैवी हाइड्रोजन एटम होता है, ठीक है ना, तो उसमें जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं वो कितने पाए जाते हैं, 0, 3, 1 या 2। तो यहां पे सी पार्ट 1 हमारा राइट आंसर होगा, कि आपको अच्छी तरह से नोट डाउन कर लेना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ गोल्ड। तो चलिए बताइए, गोल्ड की केमिकल सिंबल आपसे पूछी गई है, ठीक है ना। Fe की अगर मैं बात करूं किसकी है, आयरन की है, ठीक है ना। तो यहां पे Au की अगर मैं बात करूं ये गोल्ड की है, दैट मीन डी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा, ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। गोल्ड की जो केमिकल सिंबल है दैट इज Au, तो ये आप अच्छी तरह से नोट डाउन कर लेना। इसके बाद जो हमारा आखिरी प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर। तो प्योर वाटर का पीएच वैल्यू आपको बताना है कि क्या है, 18, 7, 4 या 12। तो यहां पे अगर मैं बात करूं प्योर वाटर के पीएच की, दैट इज बी पार्ट 7 हमारा राइट आंसर होगा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है। चैनल पे जितने भी लोग नए हैं चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर देना, और आप में से जितने भी लोग नए हैं अभी तक प्लेलिस्ट चेक नहीं किया है तो प्लेलिस्ट एक बार जरूर चेक कर लेना। उससे पहले मैंने एक ओरिजिनल सा क्वेश्चन पेपर करवाया जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जिसने अभी तक ये नहीं देखा है इसको मिस मत करना। आपकी स्क्रीन पर जो वीडियो शो हो रहा है इस पर एक बार क्लिक करके पूरा वीडियो देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।